दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं 2025 एग्जाम के लिए आपका पहला पेपर जिसका कोड है 901 और इस विषय का नाम है संज्ञान अधिगम और बाल विकास। इसका वन शॉट वीडियो हम देखने वाले हैं, तो फटाफट बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है या बताया गया है, संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे में खाली स्थान हैं, तो यहाँ पर आंसर आता है अंतः संबंधित हैं। संवेग और संज्ञान एक दूसरे में अंतः संबंधित हैं। पहले के निर्मित व्यवहार में अनुभव द्वारा हुए परिवर्तन को हम अधिगम कहते हैं। नेक्स्ट जो है आपका, ये खालिस्तान बन सकता है, एमसीक्यू बन सकता है, आपका वन वर्ड का क्वेश्चन भी बन सकता है, ये ध्यान रखना है आपको। उद्दीपक और प्रतिचार के बीच परिवर्तनीय संबंध को संधान कहा जाता है। अगला जो है इसमें देखिए, संरचनावादी उपागम बताता है कि मानसिक प्रक्रियाओं की समझ ज्ञान की संरचना के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसी तरह से आगे देखेंगे, संज्ञान एवं संवेग के बीच कैसा संबंध होता है, घनिष्ठ या अंतः संबंधी प्रकार का संबंध होता है। सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत को गैस्टाल्ट सिद्धांत भी कहते हैं। अगला जो प्रश्न है इसमें देखिए, वाइगोत्स्की ने सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण से संज्ञानात्मक विकास का विश्लेषण प्रस्तुत किया। कौन से दृष्टिकोण से? तो सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण से। अधिगम एक खालिस्तान प्रक्रिया है, तो अधिगम जो है ये निरंतर प्रक्रिया है, यानी कि जो सीखना है ये निरंतर चलता रहता है। हार्नाइड खालिस्तान के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे, तो ये प्रयोगवाद के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे। जब पुराने ज्ञान तथा अनुभवों के द्वारा किसी तथ्य को सीखा जाता है तो इसे खालिस्तान अधिगम कहते हैं, तो इसको हम बोलते हैं स्थानांतरण अधिगम। नेक्स्ट जो है आपका, मनोवैज्ञानिक इवान पावलाव 1927 में जो है इन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया था। ठीक है, सन भी आपको ध्यान रखना है। जो बात पहले सीखी जा चुकी हो उसे स्मरण करना ही क्या कहलाती है? स्मृति कहलाती है। बहुत सिंपल सा आपका डेफिनेशन है स्मृति की, और भी हम डेफिनेशन आगे देखेंगे। भाषा का प्रयोग विचारों की अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है। जब भाषा को लिपि में लिखा जाता है तो वह लिखित भाषा कहलाती है। श्रवण कौशल का संबंध किससे है? सुनने से है। श्रवण के अंतर्गत शब्दों को सुनकर क्या करते हैं? शब्दों को सुनकर उनका अर्थ ग्रहण करने की क्रिया शामिल होती है। सीखने के सिद्धांतों का प्रतिपादन करने में E.L. थॉर्नडाइक का विशेष योगदान पाया जाता है। भाषा संवाद व विचार विनिमय का माध्यम है। भाषा संवाद व विचार विनिमय का माध्यम है। ये भाषा संवाद नहीं, एक साथ में भाषा संवाद व विचार विनिमय का माध्यम है। भाषा बच्चों के संज्ञानात्मक विकास पर सीधा असर डालती है। किस पर सीधा असर डालती है? संज्ञानात्मक विकास जो होता है उस पर सीधा असर डालती है। अच्छी कहानियों में सरलता व क्या होती है? रोचकता का गुण पाया जाता है। ठीक है, कहानियां अच्छी तरह सुनने और समझने की क्षमता का विकास करती है। कहानी किसका विकास करती है? सुनने और समझने की क्षमता का विकास करती है। घर में खेले जाने वाले खेल जो है इंडोर खेल कहलाते हैं। जब दो या दो से अधिक बच्चे एक साथ खेलते हैं तो उन्हें हम सामूहिक खेल कहते हैं। वह व्यक्ति जो स्वयं में रुचि रखते हैं उन्हें अंतर्मुखी व्यक्ति वाले होते हैं, या उन्हें अंतर्मुखी व्यक्ति कहते हैं, व्यक्तित्व कहते हैं। वह व्यक्ति जिनकी रुचि बाह्य जगत में होती है वो बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति होते हैं। व्यक्तित्व गुणों का खालिस्तान रूप है तो समन्वित रूप कहलाता है व्यक्तित्व। भगवत गीता में व्यक्तित्व के 3 गुणों की चर्चा की गई है, जिसका नाम है सात्विक, राजसिक और तामसिक। ठीक है, व्यक्ति के अंतर्द्वंद के समाधान में अहम अहम मनोरचना का प्रमुख स्थान है। कोहलबर्ग ने बालकों में नैतिक विकास का मुख्य आधार संज्ञानात्मक विकास बताया है। संप्रत्य निर्माण का विकास प्रारंभिक बाल्यावस्था में होता है।
संवेगों का आधार व्यक्ति में जन्मजात जैविक प्रकृति है या प्रवृत्ति है। इसको अगर हम एमसीक्यू में अगर बनाते हैं इन क्वेश्चनों को, कुछ क्वेश्चनों को, तो किस तरह से बनते हैं, तो देखिए स्मृति किससे संबंधित है, तो स्मृति जो है पुरानी बात याद रखने से संबंधित है। ठीक है। भाषा का प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो भाषा का प्रयोग किस लिए किया जाता है, विचारों की अभिव्यक्ति के लिए। कहानियों में कौन सा गुण होना आवश्यक है, तो कहानी जो है सरल और रोचक होनी चाहिए। E.L. थार्नाइक किस सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध हैं, तो प्रयोग और त्रुटि का सिद्धांत इनका प्रसिद्ध है। अब कुछ जो है डेफिनेशंस हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। ठीक है। जैसे हेनरी स्वीट के अनुसार क्या है, ध्वन्यात्मक शब्द द्वारा अपने विचारों को प्रकट करने को ही भाषा कहते हैं। तो यहाँ पर ये हेनरी स्वीट का स्टेटमेंट है, आपको दे देगा एमसीक्यू में भी, कि ध्वन्यात्मक शब्द द्वारा अपने विचारों को प्रकट करने को ही भाषा कहते हैं। यह कथन किसका है, तो हेनरी स्वीट का है। इसी तरह से ये बोल देगा कि आप जो है खालिस्तान भरिए, तो खालिस्तान में भी आपका ये बोलेगा खालिस्तान के द्वारा, खालिस्तान के अनुसार ध्वन्यात्मक शब्द द्वारा अपने विचारों को प्रकट करने की को ही भाषा कहते हैं। तो किसके द्वारा, तो हेनरी स्वीट के द्वारा। ठीक है। तो इस तरह से आपसे पूछा जाएगा। इस तरह से प्लेटो के अनुसार भाषा क्या है, प्लेटो ने भाषा पर अपना विचार देते हुए कहा है कि अपने भीतर का विचार एक आत्ममंथन है, जब वो हमारे होठों से निकलता है तो वो भाषा बन जाता है। ये प्लेटो के अनुसार है। ट्रेगर क्या कहते हैं, भाषा एक जैविक प्रणाली है जिसके द्वारा एक समूह दूसरे समूह के साथ संपर्क करता है। मुंशी प्रेमचंद क्या कहते हैं, कहानी एक ऐसी रचना है, इन्होंने कहानी बताई है। मुंशी प्रेमचंद क्या बोल रहे हैं, कहानी की डेफिनेशन दे रहे हैं, कहानी के बारे में डेफिनेशन दिया है। क्या दिया है, कहानी एक ऐसी रचना है जिसमें जीवन के किसी एक अंग या किसी एक मनोभाव को प्रदर्शित करना ही लेखक का उद्देश्य होता है। ये कहानी की परिभाषा है, आपसे दे सकता है। कहानी एक ऐसी रचना है जिसमें जीवन के किसी एक अंग या किसी एक मनोभाव को प्रदर्शित करना ही लेखक का उद्देश्य होता है। यह कथन किसका है, कुछ ऑप्शंस देगा, आपसे पूछ लेगा। ठीक है। तो मुंशी प्रेमचंद ने कहा था। चार्ल्स वेरेट के अनुसार कहानी एक जो है क्या है, इसमें भी कहानी के बारे में, कहानी एक लघु वर्णनात्मक रचना है। ठीक है। यहाँ पे भी छोटा सा भी दे सकता है, किसके अनुसार, चार्ल्स वेरेट के अनुसार, जिसमें वास्तविक जीवन को कलात्मक रूप में यानी कि प्रस्तुत किया जाता है। कहानी का उद्देश्य मनोरंजन करना है। डॉक्टर श्याम दास के शब्दों में अगर हम बात करें तो क्या बोल रहे हैं, आख्यायिका एक निश्चित लक्ष्य को ध्यान में रखकर लिखा गया नाटकीय आख्यान है। आख्यान को भी कहानी कहा जाता है, आख्यायिका यानी कहानी ही होती है। ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना है कि इसको दूसरे शब्द में कहानी को आख्यायिका या आख्यान कहते हैं। अधिगम एक प्रकार है जिसमें खालिस्तान होता है, तो हम आंसर बताएंगे, अधिगम एक प्रकार है जिसमें क्या होता है, व्यवहार में परिवर्तन होता है। ठीक है। इस तरह से आप देख सकते हैं सभी प्रश्नों के उत्तर जो है दे रखे हैं। अधिगम क्या है, एक जो है व्यवहार में परिवर्तन है। ठीक है। इस तरह से आपके आंसर है। अंतर्दृष्टि सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो कोहलर ने किया था। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जेडपीडी जिसको बोलते हैं का संबंध किस मनोवैज्ञानिक से है, तो वाइगोत्स्की जो है उनसे इसका संबंध है। उन्होंने ही ये जो है जो जेडपीपी का जो है जेडपीडी का डेवलपमेंट किया था, उन्होंने ये जो है थ्योरी दी थी। हार्डनाइट ने किस प्रकार के अधिगम का सिद्धांत दिया, तो उन्होंने प्रयास एवं त्रुटि का दिया था। अभी अभी हमने पढ़ा। स्मृति का मुख्य कार्य है, तो क्या है, सीखी गई जानकारी को याद रखना। बालक किस अवस्था में कल्पनाशीलता से भरपूर होता है, तो 2 से 7 वर्ष की अवस्था जिसको पूर्व संक्रियात्मक अवस्था बोलते हैं। इस अवस्था में बालक जो है कल्पना से भरा होता है, मतलब बहुत सारी चीजें जो है सोचने लगता है, एज्यूम करने लग जाता है। अधिगम की सबसे सरल विधि क्या है, तो अनुकरण विधि सबसे सरल विधि होती है। गार्डनर के अनुसार बुद्धि कितने प्रकार के होते हैं, तो बुद्धि जो है 8 प्रकार के होते हैं गार्डनर के अनुसार। इसके बाद जो है यहाँ से पूछा गया है मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी किसने दी है, तो ये गार्डनर ने दी है, ध्यान रखना है। भाषा एक खालिस्तान प्रक्रिया है, तो भाषा एक सामाजिक प्रक्रिया है। बच्चों में भाषा विकास की शुरुआत किससे होती है, तो सुनने से शुरू हो जाती है। लिखित भाषा की अपेक्षा खालिस्तान भाषा पहले आती है, तो मौखिक भाषा जो हम बोल रहे हैं ये लिखने से पहले आती है। भाषा शिक्षण में कहानी, कविता, चित्र आदि का उपयोग किया जाता है क्योंकि ये रुचिकर और प्रभावशाली होते हैं, इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है। श्रवण, वाचन, भाषण और लेखन को मिलाकर कहा जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं, श्रवण, वाचन और भाषण
और लेखन, इन सबको मिलाया जाता है तो इसको हम भाषा कौशल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसको हम भाषा कौशल बोलते हैं। आपका जब एग्जाम होगा, जब आपको आंसर की चाहिए होगी, तो हमारा नंबर आप सभी को पता है 84, ठीक है, 690222 568। इस नंबर पे जो है आप अपने पेपर का साफ सुथरा फोटो खींच के पीडीएफ बना के हमें भेज देंगे, तो उसकी आंसर की जो है हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो ये नंबर है। और नोट्स के लिए भी आप इसी नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। इसी नंबर पे आपको नोट्स के लिए भी संपर्क करना है। अगर आपको नोट्स लेने हैं तो नोट्स के लिए यही नंबर है, इस पर व्हाट्सएप कर दीजिएगा। अगर आप अपना क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाना चाहते हैं, चाहे आपका कोई भी कोड हो, ए हो, बी हो, सी हो, डी हो, आपका क्वेश्चन पेपर सॉल्व मिलेगा जब आप क्वेश्चन पेपर आपके एग्जाम के बाद में स्कैन करके पीडीएफ बना के हमें भेज देंगे। फोटो साफ सुथरा बिल्कुल होना चाहिए, जैसा कि आप जैसे ये पीडीएफ देख रहे हैं तो साफ सुथरा है, इसी तरह से आप फोटो भी साफ सुथरा खींचेंगे। आजकल तो आपके मॉडर्न टाइप के जो है कैमरेज आने लग गए हैं, सभी के पास इस तरह के फ़ोन देखने को मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये ध्यान रखेंगे नंबर, इसमें बोला गया है कहानियां बच्चों में खालिस्तान विकास में सहायक होती है, तो क्या नैतिक विकास में सहायक होती है। कहानियों से क्या होता है, बच्चों का नैतिक विकास होता है। अच्छी कविता में खालिस्तान और लय का होना आवश्यक है, तो अच्छी कविता में भाव और लय का होना आवश्यक है। भाषा का मूल उद्देश्य है विचारों का आदान प्रदान करना। शब्दकोश का उपयोग किया जाता है शब्दों का अर्थ जानने के लिए, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिक्शनरी बोलते हैं। राइट। इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, वो देख लेते हैं। संवाद का सबसे प्रभावी साधन क्या है, वो हमारी भाषा है। खेल बच्चों के खालिस्तान विकास में सहायक होती है, तो खेल जो है शारीरिक विकास भी करती है, मानसिक भी और सामाजिक विकास भी करती है। बच्चों का व्यक्तित्व किससे निर्मित होता है, तो अनुवंश और परिवेश, जो उसके आसपास का वातावरण है, उसका वंश कैसा है, उससे उसके बच्चे का व्यक्तित्व जो है निर्मित होता है। अगला जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। इसमें क्या बोला गया है, व्यक्तित्व का सबसे प्रमुख लक्षण है, व्यक्तित्व का है व्यक्तिगत विशिष्टता, ये सबसे प्रमुख लक्षण माना जाता है। समूह में खेलना बच्चों को क्या सिखाता है, सहयोग और सामंजस्य। ठीक है ना, सहयोग करना भी बताता है और सामंजस्य यानी कि तालमेल बनाना भी सिखाता है। बाल विकास की प्रक्रियाओं में खालिस्तान एक सतत प्रक्रिया है, तो अधिगम जो है ये सतत निरंतर प्रक्रिया है, लर्निंग जिसको बोला जाता है। प्रतिरूपों के चयन को प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। प्रतिरूपों को मतलब हम बोलते हैं टीचिंग वाले मॉडल जो हम उपयोग करते हैं उनको प्रतिरूप बोला जाता है, शिक्षण प्रतिरूप। तो इनके चयन को कौन कौन सी चीजें प्रभावित करती है उनका जो है आपसे पूछा गया है। तो उनको प्रभावित करने वाले बहुत सारी चीजें हैं, जिसमें शैक्षिक उद्देश्य है, ये प्रभावित करता है। ठीक है, शैक्षिक उद्देश्य प्रभावित करता है। ठीक है, तो इसमें आप बता सकते हो कि आपका जो है शैक्षिक उद्देश्य जो है इसको प्रभावित करता है, प्रतिरूपों के चयन को प्रभावित करता है कि किस तरह का आपका शिक्षण है, आप किस तरह की शिक्षा की बात कर रहे हैं, किस तरह की शिक्षा देंगे, तो शैक्षिक उद्देश्य को प्रभावित करता है। यदि शिक्षण का उद्देश्य ज्ञान प्रदान करना है तो व्याख्यान आधारित प्रतिरूप उपयुक्त होता है। यदि उद्देश्य कौशल या व्यवहार में परिवर्तन लाना है तो क्या करेंगे आप, प्रयोगात्मक या व्यवहारवादी प्रतिरूप बेहतर माने जाते हैं। तो किस टाइप का शैक्षिक उद्देश्य किस टाइप का है उसके हिसाब से प्रतिरूप भी चुना जाता है। विषय वस्तु जो है, यानी कि आपने सब्जेक्ट का जो मैटर है वो कैसा है, तो विषय वस्तु की प्रकृति कैसी है। ठीक है, इसके ऊपर भी जो है आपका ये जो है प्रतिरूपों का चयन करने वाला प्रभावी कारक है। जैसे गणित विज्ञान आदि विषयों के लिए विश्लेषणात्मक और प्रयोगात्मक प्रतिरूप उपयुक्त होते हैं, मॉडल्स उपयुक्त। प्रतिरूप का मतलब होता है मॉडल, ध्यान रखना है। जबकि भाषा और सामाजिक विज्ञान के लिए संवादात्मक एवं चर्चा आधारित प्रतिरूप प्रभावी होते हैं। हम जो गणित लेते हैं, विज्ञान लेते हैं, पढ़ते हैं, तो उसमें देखोगे आप प्रयोग होता है। ठीक है, और उसमें विश्लेषण होता है किस तरह से ये हुआ है। जबकि भाषा संबंधी जैसे हिंदी है, सामाजिक विज्ञान है, ठीक है, तो इनके अगर हमें प्रतिरूप का चयन करना है तो उसमें संवाद, हम बात करके, ठीक है, और चर्चा करके जो है इस तरह के प्रभावी प्रतिरूप का उपयोग करते हैं। विद्यार्थियों की क्षमता कैसी है, उनकी रुचि कैसी है, उसके ऊपर भी जो है प्रतिरूपों का चयन होता है, मॉडल्स का चयन होता है। विद्यार्थियों की आयु कैसी है, समझने की क्षमता कैसी है, पूर्व उनका पहले का ज्ञान कैसा है, उनकी रुचियाँ कैसी होती है, इसको अगर हम ध्यान रखें तो मॉडल्स का चयन किया जाता है, जिससे उनकी सहभागिता और सीखने की रुचि बनी रहे। समय की उपलब्धता, अब समय कितना है आपके पास वो भी है। यदि समय सीमित हो तो संक्षिप्त और स्पष्ट प्रतिरूपों यानी मॉडल का चयन करना पड़ता है, जबकि परियोजना
या खोज आधारित प्रतिरूपों के लिए मॉडल के लिए जो है अधिक समय की आवश्यकता होती है। शिक्षक की दक्षता कैसी है उसके हिसाब से प्रतिरूप यानी मॉडल के चयन होते हैं। जैसे कि जिस शिक्षण प्रतिरूप में शिक्षक दक्ष और आत्मविश्वासी होता है वह प्रतिरूप अधिक प्रभावी सिद्ध होता है। शिक्षक को केवल सैद्धांतिक यानी कि थ्योरी या व्यवहारिक ज्ञान भी होना चाहिए, थ्योरी नहीं मतलब ज्यादातर थ्योरी नहीं होनी चाहिए, उसको व्यवहारिक प्रैक्टिकल ज्ञान भी होना चाहिए। संसाधनों की उपलब्धता, जो प्रतिरूपों का चयन करेंगे तो भैया उसकी भी उपलब्धता होनी चाहिए, प्रयोगशाला, तकनीकी उपकरण, शिक्षण सामग्री की उपलब्धता जो है ये भी प्रभावित करती है। इस तरह से शिक्षण का वातावरण कैसा है तो ये भी इसको प्रभावित करेगी। भौतिक वातावरण कैसा है, कक्षा का आकार कैसा है, छात्रों की वहाँ पे संख्या कितनी है, शांति कितनी रहती है वहाँ पर, तो ये भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मूल्यांकन की पद्धति कैसी है उसमें भी मॉडल का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है। तो सतत और व्यापक मूल्यांकन जिसको हम सीसीई बोलते हैं, ठीक है, अपनाया जाता है तो ऐसे प्रतिरूप चुने जाते हैं जो विद्यार्थी के संपूर्ण विकास को बढ़ावा दें। ठीक है, अब देखिए बंडूरा के सामाजिक व्यक्तित्व के सिद्धांत की विवेचना कीजिए। तो अल्बर्ट बंडूरा, और याद रखना है कि जो पॉइंट्स अभी हमने देखे हैं 8-8 पॉइंट मैंने आपको दिखाया, तो मैंने कंप्लीट फुल आंसर दिया है कि एक जो क्वेश्चन होता है उसमें फुल आंसर कितना लिख सकते हैं। आपका क्वेश्चन अगर 2 नंबर का है तो आप केवल 3 पॉइंट लिखें इसमें से, ठीक है, इसमें से कोई भी 3। अब समझ लीजिएगा यहाँ पर जैसे इस टाइप का क्वेश्चन आ गया, अब मैंने यहाँ पे आपको 8 पॉइंट बताए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको 8 पॉइंट के 8 पॉइंट याद रखने हैं। आपको क्या है कि ये ज्यादा से ज्यादा आपके 5 नंबर के क्वेश्चंस मैक्सिमम पूछे जाते हैं, तो 5 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा तो 6 आपको हेडिंग वाले आंसर लिख देने, 6 पॉइंट लिख देने इसमें से। अगर 4 नंबर का पूछता है तो आपको एक अधिक पॉइंट लिखना है जितने नंबर का क्वेश्चन है। अगर 4 नंबर का प्रश्न है तो 5 पॉइंट लिखिए, 3 नंबर का प्रश्न है तो 4 पॉइंट लिखिए, यदि 2 नंबर का प्रश्न है तो 3 पॉइंट लिखिए, यदि 1 नंबर का प्रश्न है तो 1 पॉइंट भी चल जाएगा, उसमें 2 पॉइंट भी चले जाएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। प्रश्न का नंबर कितना है उस प्रश्न के नंबर से एक अधिक पॉइंट लिखने का हमेशा प्रयास करेंगे तो आपको पूरे नंबर जो है मिलेंगे। जितने नंबर का प्रश्न है उतने ही आप पॉइंट ना लिखें, उससे हमेशा एक ज्यादा लिखें, ठीक है, ताकि आपने कोई पॉइंट अगर गलत भी लिख दिया है तो अगला पॉइंट अपने आप सही हो जाएगा। तो यहाँ पर जो अगला है बंडूरा के सामाजिक व्यक्तित्व के सिद्धांत की विवेचना करनी है, तो इसमें भी मैंने बहुत कुछ बताया है, लेकिन आपको लिखना उतना ही है जितने नंबर का आपका प्रश्न होगा। तो 4 नंबर का है तो 4 पॉइंट से 5 पॉइंट आपको लिखने हैं। 3 नंबर का प्रश्न है तो 3 नंबर के लिए 3 पॉइंट से 4 पॉइंट आपको लिखने हैं। 2 नंबर का प्रश्न है तो 2 पॉइंट या 3 पॉइंट लिखे हैं, हमेशा एक पॉइंट अधिक लिखने का प्रयास जरूर करना है आपको। तो बंडूरा एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने सामाजिक अधिगम सिद्धांत तथा सामाजिक व्यक्तित्व के सिद्धांत प्रस्तुत किए। बंडूरा ने यह सिद्ध किया कि व्यक्ति का व्यवहार केवल आंतरिक कारकों, आंतरिक कारक क्या होती है, हमारे प्रेरणा, मानसिक हमारी अवस्था, ये सब कुछ अंदर से आती है, से ही नहीं बल्कि सामाजिक वातावरण और दूसरे के व्यवहार को देखने समझने से प्रभावित होता है। यानी कि दूसरों को जो व्यक्ति जो है क्या करता है, सामाजिक वातावरण में देखता है कि वो कैसा काम कर रहे हैं, उनका व्यवहार कैसा है, तो उससे भी जो है वो प्रभावित होता है, बंडूरा ये कहते हैं। बंडूरा के सामाजिक व्यक्तित्व के सिद्धांत की विवेचना अगर हम करना चाहें तो इसमें प्रत्यक्ष अनुकरण मतलब किसी चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं और उसको हम देख करके सीख रहे हैं। यदि बच्चा अपने माता पिता को दूसरों की सहायता करते हुए देखता है तो वो भी वही व्यवहार अपनाने लगता है, वो भी दूसरों के प्रति सहायता का नजरिया रखता है। पारस्परिक निर्धारण, तो उदाहरण के हम समझ सकते हैं, मैंने बाकी शब्द यहाँ पे लिख रखा है, ठीक है, लेकिन हम उदाहरण समझ लेते हैं। पारस्परिक निर्धारण, तो इसमें क्या होता है, यदि कोई विद्यार्थी पढ़ाई में रुचि लेता है तो उसे शिक्षक से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिलती है जो उससे जो है आगे बढ़ने में प्रेरित करती रहती है या बहुत ज्यादा प्रेरणा देती है ना। आत्म प्रभावकारिता, तो इसमें क्या होता है, आत्म प्रभावकारिता वाले जो व्यक्ति होते हैं वो चुनौतियों का सामना करने में सक्षम होते हैं, है ना, आराम से जो है चुनौतियों का सामना कर लेते हैं। प्रेरणा और दंड, तो इसमें सकारात्मक प्रेरणा से व्यवहार अगर हम करते हैं, देखो अगर हम प्रेरणा देंगे तो व्यक्ति वही काम करेगा जो हमने उसको प्रेरणा, हाँ बहुत अच्छा किया बहुत अच्छा है, तो वो उस टाइप के काम को करना शुरू कर देगा। यदि हम दंड देंगे तो उस तरह के कार्य को करना वो बंद कर देगा, ठीक है। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल दें, बोबो डॉल का प्रयोग जो है बंडूरा ने किया था। बंडूरा का यह प्रसिद्ध प्रयोग बच्चों पर किया गया था जिसमें उन्होंने देखा कि जब बच्चे एक वयस्क को एक गुड़िया
को मारते हुए देखते हैं। यानी किसी आदमी को एक आदमी जो है, देखा होगा आपने कि घरों में हम बच्चों को, छोटे बच्चों को डराने के लिए गुड़िया की पिटाई, खिलौनों की पिटाई करते हैं, तो बच्चा उसके हिसाब से डर जाता है या फिर उसको सीख लेता है। तो वो भी ऐसा ही आक्रामक व्यवहार करने लगता है। देखना कि उसको आप दोगे, जब आप किसी गुड़िया को या किसी खिलौने को मारोगे, फेंकोगे, तो बच्चे को आप दोगे तो वो भी उसको मारेगा या फेंकेगा, उस तरह का व्यवहार वो अपनाने लगता है। ठीक है। तो इस तरह का एक प्रयोग जो है, बोबो डॉल का प्रयोग जो है बंडूरा ने किया था। इस प्रयोग से ये सिद्ध हुआ कि बच्चे दूसरों के व्यवहार का अनुकरण करते हैं, यानी उनसे सीखते हैं, विशेषकर जब वह व्यवहार इनामित हो, यानी कि उनको मजा आता हो, एक तो वो, और साथ ही साथ अगर उनको इनाम दिया जाए कि तुम ये करो तो मैं वो दूंगा, तो भी वो जो है करते हैं। कंक्लूजन लिखना चाहें, निष्कर्ष लिखना चाहें, तो आप लिख सकते हैं, बंडूरा का सामाजिक व्यक्तित्व सिद्धांत ये दर्शाता है कि व्यक्ति का विकास केवल उसके व्यक्तिगत गुणों पर ही नहीं, बल्कि सामाजिक वातावरण वातावरण अनुकरण, वो कैसे सीखता है, आत्म प्रभावकारिता और प्रेरणा पर भी निर्भर करता है। ठीक है। यह सिद्धांत शिक्षा, व्यवहार शोधन और सामाजिक विकास के क्षेत्र में अत्यंत उपयोगी सिद्ध हुआ है। आप निष्कर्ष से समझ सकते हैं कि ये जो निष्कर्ष जो हम लिख रहे हैं, तो इसमें ये एक पूरा निचोड़ दिया जाता है कि ये पूरा पॉइंट कहना क्या चाहता है। बालक के शारीरिक एवं गामक विकास में खेलों की भूमिका का वर्णन करना है। तो बालक का समग्र विकास केवल शैक्षिक ज्ञान से, जो हम पढ़ते हैं, उससे सीमित नहीं है, बल्कि उसके शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और गामक, यानी कि जिसको मोटर कौशल कहते हैं, गत्यात्मक कौशल भी कहते हैं, तो गामक विकास में भी संतुलन आवश्यक होता है। खेल बालकों के जीवन का अभिन्न अंग है, जो उनके शरीर को स्वस्थ रखने के साथ साथ उनके गामक कौशल जैसे कि चलने, दौड़ने, पकड़ने आदि में संतुलन बनाने में भी मदद करता है, विकसित करता है। अब शरीर शारीरिक विकास में खेल की भूमिका क्या होती है, इसमें बोल रहा है शारीरिक एवं गामक विकास में खेलों की। तो शारीरिक विकास में हम देखेंगे खेल की भूमिका क्या है, फिर गामक विकास में खेल की भूमिका क्या है। शारीरिक विकास में क्या होता है, मांसपेशियां की मजबूती होती है, ऊर्जा की खपत और मोटापा नियंत्रण होता है, संतुलन एवं समन्वय समन्वय जो है स्थापित होता है। ये सब चीजें एक एक लाइन में बताई गई है। स्वास्थ्य, हृदय और श्वसन प्रणाली रहती है। अगर गामक विकास में जो हमारा होता है, तो क्या होता है, सुव्यवस्थित गति हो जाती है हमारी, है, सूक्ष्म गामक कौशल जो है हमारे को मिलता है देखने को, हमारी मजबूत होती है, स्थूल गामक कौशल भी बढ़ता है हमारा, और प्रतिक्रिया समय भी जो है हमारा कम होता है, हम सजग हो जाते हैं, और जो है क्या होते हैं, सतर्क हो जाते हैं। बालकों के व्यक्तित्व विकास में शिक्षक की भूमिका पर प्रकाश डालना है। भाई, बालकों का अगर व्यक्तित्व विकास करना है, तो शिक्षक की क्या भूमिका हो सकती है। तो इसमें हम जो है क्या करेंगे, एक शिक्षक जो है एक मार्गदर्शक, एक प्रेरक के रूप में जो है कार्य कर सकता है, उनको प्रेरित कर सकता है। आदर्श व्यक्तित्व के रूप में जो शिक्षक है वो खुद ही जो है अच्छा है, ठीक है, अनुशासन में रहता है, उसका व्यवहार अच्छा है, तो बच्चे जो है, बालक अपने शिक्षकों से ही सीख लेते हैं। सकारात्मक वातावरण का निर्माण, तो जैसा हम शिक्षक कक्षा में सहयोगी होगा, प्रेम पूर्वक होगा, तो बालक भी आत्मवासी और प्रेम पूर्वक जिम्मेदार भी बनेगा। नैतिक मूल्यों का विकास, शिक्षक ईमानदार हो, सहिष्णु हो, अनुशासन हो, दया जैसे गुणों का अभ्यास करता है, तो बालक में भी नैतिक विकास होता रहता है। समावेशी दृष्टिकोण अपनाना, यानी हर बच्चे को एक जैसा सहयोग करना है। ऐसा नहीं है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चे जो देख नहीं सकते, ढंग से सुन नहीं सकते या चल नहीं सकते, उनको अलग से ट्रीट करे, ऐसा नहीं, उनको भी उन्हीं नॉर्मल बच्चों की तरह ट्रीट करे। रचनात्मकता और सोच का विकास, शिक्षक जो प्रश्न पूछेगा, प्रयोग करेगा, अपना विचार व्यक्त करेगा, ठीक है, तो वो जो शिक्षक अपना जिस तरह से विचार व्यक्त करता है, ठीक है, जिस तरह से सोचता है, जिस तरह से प्रयोग करता है, वो दूसरे बच्चों को भी क्या करे, उस तरह से सोचने का, प्रयोग करने का अवसर प्रदान करे। ठीक है, इससे उनकी बुद्धि की विकास जो है वो तेजी से होगी। समस्या समाधान कौशल विकसित करना, तो शिक्षक जो है निर्णय, बालकों को निर्णय लेने के लिए जो है कहेगा, समस्याओं को सुलझाने के लिए कहेगा, तो इससे जो है वो आत्मनिर्भर बनेंगे, बालक खुद प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। पुरस्कार एवं दंड अधिगम को किस प्रकार प्रभावित करते हैं, ये बताना है। तो अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों में पुरस्कार एवं दंड का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। जहाँ पुरस्कार अधिगम के लिए सकारात्मक भूमिका अदा करता है, कैसा भूमिका अदा करता है, सकारात्मक भूमिका अदा करता है, तथा छात्र के अधिगम को बढ़ा देते हैं, वहीं दंड मिलने से भय से भी छात्र अधिगम में तीव्रता लाते हैं। अगर डर भी होगा, देखो जैसे कई कई बच्चे हैं होमवर्क नहीं करते हैं, लेकिन होमवर्क नहीं करते हैं ये मतलब नहीं है, जब उनको पता है कि वो टीचर तो कूटेगा बढ़िया से, भय है, उसका डर है, तो वो होमवर्क ना करते हुए भी रात में करे चाहे दिन में करे, चाहे 1 घंटा पहले करे, वो होमवर्क कंप्लीट करके लाता है। तो इस तरह से इसमें ये चीज लिखी गई है। अधिगम के लक्षण या विशेषताएं बताइए। तो अधिगम छात्रों को व्यवहार में परिवर्तन लाता है। ठीक है, इस तरह से अधिगम का अर्थ क्या है, प्राप्त करना, स्मरण रखना है, अनुभव को संगठित एवं परिष्कृत करना।
ना। अच्छे तरह से छटाई करना, परिष्कृत करने का मतलब होता है अच्छे तरीके से तराशना। ठीक है, अधिगम प्रेरक और प्रतिक्रिया में नवीन संबंध स्थापित करता है। ये ऊपर चला गया। अधिगम अर्थपूर्ण और लक्ष्य निर्देशित होता है। ये सारे के सारे लक्षण या विशेषताएं पूछे, लक्षण पूछे, विशेषताएं पूछे तो आपको ये पॉइंट लिख देना है। अधिगम जो है वातावरण जनित होता है, इस तरह से आप बता सकते हैं। इन पॉइंटों को लिख करके, पढ़ने से वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, जो चीज समझाने वाली की बताता रहूंगा। कैरोल ग्लीगन का नैतिक विकास सिद्धांत। तो कैरोल ग्लीगन एक प्रसिद्ध अमेरिकी मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने नैतिक विकास का लिंग भेद आधारित सिद्धांत जो है दिया था। ठीक है, इन्होंने लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत की आलोचना करते हुए यह सिद्धांत प्रस्तुत किया था। कोहलबर्ग ने जो नैतिक विकास का जो है लिंग भेदी का मतलब हो गया, यहाँ पे जेंडर की बात हो रही है कि स्त्री है या पुरुष है। अब उस पुरुष स्त्री में क्या चीज है यहाँ पर नैतिक विकास में, ये चीज देखो आगे समझ में आ जाएगा। तो ग्लीगन के अनुसार जो है कोहलबर्ग का सिद्धांत पुरुषों के दृष्टिकोण पर आधारित था, यानी कि कोहलबर्ग ने केवल पुरुषों को सिद्धांत में नैतिकता का विकास दिखाया था, जबकि महिलाओं को नैतिक सोच की जबकि महिलाओं की नैतिक सोच जो है भिन्न थी कोहलबर्ग के अनुसार। लेकिन जब कैरोल गिलिगन ने जब अपना ये विचार दिया था, नैतिक विकास सिद्धांत दिया था, तो इन्होंने स्त्री को थोड़ा सा अलग बताया था, पुरुषों को भी बताया था। तो दोनों के विचारों में क्या अंतर होता है वो बताया था। देखिए इसके 3 स्तर है। व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का स्तर। इस स्तर पर व्यक्ति केवल अपने हित को प्राथमिकता देता है। कैसे? और दूसरी बात भी बताऊंगा मैं। नैतिक निर्णय स्वार्थ पर आधारित होते हैं, जो भी उसके स्वार्थ के लिए अच्छा होगा वही वो करना चाहेगा। व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का स्तर, यानी कि उदाहरण में वही करूंगा जो मेरे लिए सही है। ठीक है, तो ये व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का स्तर है। ये ग्लीगन ने 3 स्तर दिए हैं। दूसरा स्तर क्या है? आत्म त्याग का स्तर। इस स्तर पर व्यक्ति दूसरों की चिंता करना, खुद को त्यागना नैतिक मानता है। दूसरों के लिए बलिदान देना, दूसरों के लिए कॉम्प्रोमाइज करना। जैसे कि हम सपोज करो पिज्जा खा रहे हैं, छोटा भाई है, ठीक है, अब वो देख रहे हैं कि वो ज्यादा खा रहा है, उसको स्वाद आ रहा है, तो हम क्या करते हैं, थोड़ा कम खाते हैं ताकि वो ज्यादा खा सके, आनंद ले सके। तो इस तरह से मैंने एग्जाम्पल दिया है। अभी यहाँ पे एग्जाम्पल और मिलेगा। विशेष रूप से महिलाएं दूसरों की आवश्यकताओं को पहले रखती हैं। तो यहाँ पे देखो ग्लीगन ने महिलाओं का पक्ष ले लिया। सबसे ज्यादा, पुरुषों से ज्यादा महिलाएं जो है दूसरों की आवश्यकताओं का पहले रखती हैं। अगर खाना कम है तो वो नहीं खाएंगे, लेकिन सामने वाले अपने बच्चे को, पति को, जिसको भी खिला रही हैं उसको पूरा देंगी, चाहे उनके लिए बचे ना बचे। और हम क्या करते हैं कि हम ये नहीं देखते हैं कि सामने वाला भूखा रह जाएगा, चलो अपना पेटा भरो, हैं, अपनो पेटा भरो भाई। उदाहरण के लिए अगर मैं खुश नहीं भी हूं तो भी मैं दूसरों के लिए करूंगी। औरतें ये सोचती हैं। ठीक है, वो गुस्से में भी होंगी तो भी वो दूसरों के लिए सोचो। गैर हिंसक उत्तरदायित्व स्तर। यह सबसे उच्च स्तर है जहां व्यक्ति स्वयं और दूसरों दोनों के हित में संतुलन स्थापित करता है, यानी कि दोनों के बारे में सोचता है। यह निर्णय सह अस्तित्व, करुणा और न्याय पर आधारित होता है। उदाहरण जैसे कि मुझे वही करना चाहिए जो सभी के लिए सही हो, मेरे लिए भी और दूसरों के लिए भी। ठीक है, इसकी मुख्य विशेषताओं की बात करें अगर आप लिखना चाहें, तो गिलिगन ने कहा महिलाओं की नैतिकता, जो उनकी केयर एथिक्स है, वो देखभाल नैतिकता पर आधारित होती है। वो देखभाल नैतिकता उनकी ज्यादा होती है महिलाओं की नैतिकता में। और उनके अनुसार जो पुरुष जो होते हैं वो न्याय, है ना, न्याय पर बल देते हैं, और महिलाएं जो है संबंधों और देखभाल पर बल देती हैं ना, उनका नैतिक निर्णय लेती हैं। संबंधों को ज्यादा ऊपर रखती हैं, देखभाल को ज्यादा ऊपर रखती हैं, जबकि पुरुष जो है न्याय, सही क्या है गलत क्या है उस पर ज्यादा बल देते हैं, निर्णय लेते हैं। यह सिद्धांत नारीवादी दृष्टिकोण को नैतिक विकास में शामिल करता है कि नारी का दृष्टिकोण क्या है, उसको नैतिक विकास में जो है इसका सिद्धांत गैलिगन का इसमें शामिल, नैतिक विकास में इसको शामिल किया जाता है। सीखने में रुचि बनाए रखने के क्या उपाय है? भाई आप रुचि अगर कुछ सिखाना चाहते हो तो रुचि बनाए रखने के क्या क्या उपाय कर सकते हो? शिक्षण को रोचक बना सकते हो, जितना अच्छा हो उतना, है ना। अधिक जो आप सिखाना चाहते हो उसमें बच्चों की भागीदारी जो है अच्छी तरीके से हो, है। कक्षा व आसपास का वातावरण शांतिमय और मजे वाला हो, आकर्षक हो। पढ़ाते समय विषय परिवर्तन का विशेष ज्ञान रखा जाए। ठीक है, बच्चों की आवश्यकता और रुचि के हिसाब से पढ़ाया जाए। नवीन शिक्षण विधियों का और सहायक सामग्रियों का प्रयोग किया जाए तो बच्चे मस्ती से सीखेंगे। शिक्षा में सृजनात्मकता की उपयोगिता का वर्णन कीजिए। सृजनात्मकता को बोलते हैं क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी मतलब कुछ नया करने का जो है अपना नजरिया होता है, नए विचार उत्पन्न करना, मौलिक समाधान निकालना, है, और कल्पना शक्ति का रचनात्मक उपयोग करना जो है सृजनात्मकता कहलाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, शिक्षा में सृजनात्मकता में विद्यार्थी जो है नए चिंतन मतलब अच्छे चिंतन करते हैं, विश्लेषण करते हैं, समाधान करते हैं और अभिव्यक्त भी करते हैं।
इससे जो है उनकी इन सभी क्षमताओं में विकास होता है, विकसित करने का माध्यम है। शिक्षा में सृजनात्मकता की उपयोगिता क्या है? चिंतनशीलता का विकास होता है, यानी कि नए ढंग से सोचने लगते हैं विद्यार्थी, समस्या समाधान कौशल विकसित होते हैं, नए यानी कि नवीन और काल वैकल्पिक समाधान खोजते हैं, ये नहीं तो ये सही, ठीक है। स्वतंत्र अभिव्यक्ति होती है, यानी स्वतंत्र रूप से व्यक्त करते हैं जो भी उनकी भावनाएं हैं। रुचिकर और आनंददायक शिक्षा, यानी कि शिक्षा जो होती है वो प्रेरणादायक और मनोरंजक होती है। भावनात्मक संतुलन जो है वो देखने को मिल रहा है, यानी कि तनाव को कम हो जाता, तनाव को कम करने की जो है यहाँ पे सहूलियत मिलती है, जिससे संतुलन बना रहता है। उद्यमिता और नवाचार का विकास, यानी कि नए नए इनोवेशन करने का, स्वरोज प्रवृत्ति का विकास होता है। समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देना, यानी कि जो बच्चे, हर बच्चा जो अलग होता है, तो इसमें क्या है, सृजनात्मकता विविध प्रतिभाओं को मान्यता और अवसर प्रदान करती है। सीखने को प्रभावित करने वाले दशाओं का वर्णन करना भाई, कि हम जो सिखाते हैं उसको कौन सी चीज़ प्रभावित करती है, कौन से दशाएं जो हैं उसको प्रभावित कर सकती हैं। तो हमारी प्रेरणा जो है प्रभावित कर सकती है, हमारा पूर्व ज्ञान कैसा है ये प्रभावित कर सकती है, ठीक है। रुचि और ध्यान कैसा है वो भी प्रभावित कर सकती है। मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य कैसा है ये भी भाई हमारे को प्रभावित करती है। शिक्षण विधि कैसी है ये भी प्रभावित करती है। और शिक्षक का व्यवहार कैसा है वो भी प्रभावित करेगा। शैक्षणिक वातावरण का है, जहाँ पे पढ़ाया जा रहा है वहाँ पे शोरगुल है, स्वच्छता नहीं है, बदबू आ रही है, बहुत सारी चीजें हैं, तो ये भी प्रभावित करेगा। समूह प्रभाव, ठीक है, साथियों, साथी वहां पर अगर सही नहीं है तो भी जो है दिक्कत होगी, सही होंगे तो गुणवत्ता बढ़ जाएगी। वाल्टर्स का सामाजिक अधिगम सिद्धांत की व्याख्या करनी है। तो वाल्टर का सामाजिक अधिगम सिद्धांत जो है ये इसमें पहला आता है इनका अनुकरण, जो ठीक है, जिसको हम मॉडलिंग बोल सकते हैं, ठीक है। वाल्टर ने कहा कि बच्चे और अन्य व्यक्ति दूसरे के व्यवहार को देख करके सीखते हैं। ये सभी मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि बच्चे जो है दूसरे को देख करके ही सीखते हैं। ध्यान रखना है सभी के लिए ये नियम, जो ये लाइन है ना, सबके लिए बराबर सी चलती है, बस आगे जाके वो अपना प्रिंसिपल थोड़ा सा या डेफिनेशन चेंज कर देते हैं। यह प्रक्रिया अनुकरण यानी कि इमिटेशन, सॉरी ये मॉडलिंग नहीं होगा यहाँ पे, अनुकरण में इमिटेशन होता है, मॉडलिंग नहीं होगी, ठीक है। ये थोड़ा सा मिस्टेक है तो इसको इरेज कर देते हैं। अब देखो, जैसे कि उदाहरण की बात करें तो क्या है कि वो जो है व्यक्ति उन क्रियाओं का अनुकरण करता है जिन्हें वो दूसरों को करते हुए देखता है। जब एक बच्चा अपने माता पिता शिक्षक से व्यवहार सीखता है तो वही कार्य खुद करने की कोशिश करता है। आप देखोगे बच्चा, आप जो कर रहे हो ना, कूद रहे हो, पैर पटक के मार रहे हो, या स्टाइल में चल रहे हो, या डांस करने का प्रयास कर रहे हो, तो देखो छोटा सा बच्चा आपकी नकल करना शुरू कर देगा। सकारात्मक नकारात्मक प्रोत्साहन, आपका जो प्रोत्साहन है वो किस तरह का है, ठीक है, वो भी नियंत्रित होता है। वो सकारात्मक है या नकारात्मक, आप किस तरह का उसको प्रोत्साहन दे रहे हैं, यानी इनाम दे रहे हैं, सराहना कर रहे हैं, तो वो उस तरह का काम करेगा जैसा कि हमने ऊपर डिस्कस किया, ठीक है। सजा देंगे तो उस चीज़ को करने से वो कतराएगा। यदि एक बच्चा किसी कार्य को करने पर पुरस्कृत होता है, यानी इनाम दिया जाता है, तो वो उसी कार्य को बार बार करना चाहेगा। यदि उसी कार्य को करने पर उसको दंड मिलता है, पिटाई होती है, तो उस कार्य को करने से वो घबराएगा। मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाएं, तो यहाँ पर वॉल्टर्स के सिद्धांत में यही बताया गया, सामाजिक अधिगम केवल बाहरी अनुकरण तक सीमित नहीं रहता, जो आपके मन में आपका ध्यान कैसा है, याददाश्त कैसी है, ठीक है, आप कैसे उसको रिकॉल या रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है, आपके याद करने की स्मरण शक्ति कैसी है, आप कितने प्रेरित होते हैं, ये सब चीज़ें जो है इसमें आती हैं। उदाहरण के लिए यदि बच्चा किसी गतिविधि में रुचि रखता है, ठीक है ना, उसका ध्यान उसमें है, उसकी याददाश्त उसको पकड़ने में अच्छी है, तो वह उस गतिविधि को अच्छी तरह से सीखने और करने की संभावना जो है अधिक रखता है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष अधिगम, एक प्रत्यक्ष जो सामने देख करके दिखाया जाए कि देखो ये भालू ऐसा होता है, और एक वैसे बोले भालू एक बड़ा, एक कुत्ते जैसा जानवर होता है, और कुत्ते का ही याद रखे, उसको भालू का चित्र बनेगा नहीं उसके दिमाग में, ठीक है। तो इस तरह से भाषा के रूपांतरण को समझाइए। तो भाषा का रूपांतरण जो है कैसे कैसे हो सकता है, तो इसमें वाक्य रूपांतरण, तो भाषा का रूपांतरण क्या होता है, मतलब एक भाषा, जो भाषा की जो एक संरचना है वो वाक्यों को दूसरी संरचना में बदलना है। अनेक अर्थ को बनाए रखते हैं, लेकिन जो है उसकी संरचना बदल देते हैं। अर्थ वही निकलेगा लेकिन उसकी संरचना बदल जाएगी, आगे देखेंगे एग्जाम्पल से समझ में आएगा। यह प्रक्रिया भाषा शिक्षण में बहुत उपयोगी होती है, क्योंकि बच्चों को कई तरीकों से समझाना पड़ता है, तो हम भाषा का रूप ही बदल देते हैं, क्योंकि इससे छात्रों को भाषा की विविधता और व्याकरणिक संरचना और व्यक्ति की कला सीखने में सहायता मिलती है। देखिए भाषा का रूपांतरण के प्रकार से आप समझ पाएंगे कि भाषा रूपांतरण होता क्या है। एक प्रकार के वाक्य को दूसरे में प्रकार में बदलना, वाक्य रूपांतरण, वाक्य को हम दूसरे वाक्य, उदाहरण जैसे हम लें तो
साधारण प्रश्नवाचक की बात करें, वह स्कूल जाता है, तो क्या वह स्कूल जाता है? तो इस तरह से भाषा, भाई वो स्कूल जाता क्या ही बात हो रही है, ठीक है, हमने केवल शब्दों का हेर फेर, वाक्यों का हेर फेर किया। सकारात्मक की बात करें, वह खेल रहा है, तो वह नहीं खेल रहा है, ठीक है, सकारात्मक था ये नकारात्मक बना दिया, ठीक है। यहाँ पे साधारण था, ये वाक्य साधारण है, यहाँ पे प्रश्नवाचक बना दिया। तो साधारण से प्रश्नवाचक, ठीक है, सकारात्मक से नकारात्मक। यहाँ सकारात्मक है, ठीक है, इसमें नहीं का प्रयोग नहीं किया गया, नकारात्मक है में नहीं का प्रयोग। स्वरूप का परिवर्तन कर दें, स्वरूप का परिवर्तन जैसे अब देखो, आज बारिश हो रही है, तो हम क्या कह रहे हैं, स्वरूप ही चेंज कर दिया, हाँ, बारिश आज हो रही है, दोनों का मीनिंग सेम निकल गया। लिंग वचन और काल का परिवर्तन कर सकते हैं, राम अच्छा लड़का है, सीता अच्छी लड़की है। यहाँ पे लिंग चेंज, लिंग का हमने डेफिनेट अंतर बताया है, मैं गया हम गए, ठीक है। प्रत्यक्ष से परोक्ष, प्रत्यक्ष से परोक्ष, तो यहाँ पे देखो, राम ने कहा मैं पढ़ रहा हूं, राम ने कहा कि वह पढ़ रहा था, ठीक है। प्रत्यक्ष क्या है कि वो पढ़ रहा है, और परोक्ष क्या है कि राम ने कहा वो पढ़ रहा था। तो जैसे हम हिंदी में इंग्लिश में पढ़ते हैं ना, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, इस तरह से जो है इसकी उपयोगिता क्या है, भाषा में जो रूपांतरण है इसकी उपयोगिता क्या है, छात्रों को व्याकरण समझ और सही भाषा प्रयोग में सहायता मिलती है, लेखन पठन और मौखिक अभिव्यक्ति को प्रभावी बनाता है, रचनात्मकता और विश्लेषण क्षमता का विकास करता है। निष्कर्ष की बात करें, तो निष्कर्ष भी आप पढ़ सकते हैं, चाहें तो लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं। अधिगम की विकृति पर निबंध लिखिए। तो अधिगम की विकृति में जो है क्या होता है, वही जो भूल जाता है, लिख नहीं पाता है, वही डिस्लेक्सिया जो है, जैसे कि यहाँ पर मैंने अधिगम की विकृति के बारे में थोड़ा सा बताया है। इसकी विकृति के प्रकार जो है, डिस्लेक्सिया हो गया है, डिस्ग्राफिया हो गया, डिस्कैलकुलिया हो गया, और एक ADHD भी होता है, अटेंशन डिफ्लिक्ट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। तो इसमें क्या होता है, ध्यान की कमी, चंचलता, एकाग्रता की कमी और सामाजिक व्यवहार, ये सारे शामिल होते हैं। अभी हम कारण की बात करें, तो ये अधिगम की जो विकृति होती है, इसके कारण क्या है? तो मस्तिष्क के कार्य में दोष हो, भाई आपका दिमाग सही से कार्य नहीं कर रहा हो, जन्म के समय कोई जटिल चोट हो गया हो, है ना, जटिलताएं हो, कोई कॉम्प्लिकेटेड केस हो, पर्यावरणीय उपेक्षा या गलत शिक्षण विधियां आपने अपना ली हो बच्चों को पढ़ाते समय, भावनात्मक असंतुलन और तनाव में रहता हो बच्चा, और वंश में ही अगर कोई कारण है, जैविक कारण जिसको बोला जाता है, तो अगर वो भी है तो अधिगम विकृति के कारण बन जाते हैं, यानी कि उसको सीखने में दिक्कत होती है। लक्षण क्या, तो लक्षण कैसे हो सकते हैं इसमें, तो सामान्य बातों को समझने में देर होना, यानी कि वह नॉर्मल से नॉर्मल चीज़ों को जल्दी से समझ नहीं पाएगा, पढ़ने लिखने से बच्चा बचना या डरना, ठीक है, शब्दों को उल्टा पढ़ना या लिखना, देखा होगा आपने तारे जमीन पर, उसमें उसको शब्द ही समझ में नहीं आते हैं, तो उसको जो है इस टाइप के सिम्टम्स थे। अनुशासनहीनता, आत्मविश्वास की कमी होना, कक्षा की उपेक्षा अपेक्षा कम प्रदर्शन, जो कक्षा है उसमें जो लोग अच्छे व्यवहार कर रहे हैं, अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, सारे बच्चे अच्छे मार्क्स ला रहे हैं, लेकिन कोई बच्चा अच्छा मार्क्स नहीं ला रहा, तो उसका प्रदर्शन सही नहीं है, तो ये भी उसके लक्षण दिखाई देंगे। उपचार या समाधान कैसे कर सकते हैं आप इसके, तो विशेष शिक्षा दे सकते हैं उसको, व्यक्तिगत मार्गदर्शन कर सकते हैं समर्थनशील वातावरण हो सकता है। तो इस तरह से सारे के सारे जो है उपचार एवं समाधान है, जिनके पॉइंट्स आप देख सकते हैं, इसको तो समझाने वाली कोई बड़ी बात नहीं है। युंग के अनुसार व्यक्तित्व के कितने भाग होते हैं, तो युंग के अनुसार व्यक्तित्व के दो भाग होते हैं, एक अंतर्मुखी होता है और एक बहिर्मुखी होता है। तो युंग के अनुसार जो है, ये दो ही व्यक्तित्व होते हैं, लेकिन ये बाद में खारिज हो जाता है, क्योंकि ये दोनों जो है, ये दो दो में तो इन्होंने वर्गीकृत किया था, बाद में इन वर्गों को उन्होंने फिर से उप वर्गों में बांटा है। इस प्रक्रिया में उन्होंने चिंतन, भावना, संवेदन और अंतर्दृष्टि नामक मनोवैज्ञानिक क्रियाओं को अपने अंतर्मुखी व बहिर्मुखी वर्गों के साथ जोड़ने का प्रयास किया। पहले तो उन्होंने बताया कि भैया दो जो व्यक्तित्व है, इसके दो ही भाग है, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। बाद में देखा कि अंतर्मुखी और बहिर्मुखी में भी और भी हम निकाल सकते हैं, तो उसमें चिंतन निकाल दिया, भावना निकाल दिया, ये जो है आपकी अंतर्मुखी हो गई, संवेदना और अंतर्दृष्टि जो है ये भी डाल दिया इन्होंने बहिर्मुखी और अंतर्मुखी के अंदर। तो ये 4 पॉइंट और उन्होंने सब डिवीजन में डाल दिए, ठीक है, जोड़ने का प्रयास किया। और युंग द्वारा जो ये वर्गीकरण था ना, इस ये आलोचना का शिकार बना, क्यों बना, कि कई लोगों में अंतर्मुखी और बहिर्मुखी दोनों प्रकार के लक्षण पाए जाते हैं, अतः अंतर्मुखी एवं बहिर्मुखी होने के स्थान पर जो
वो व्यक्ति है जिसका व्यक्तित्व है वो जो है उभयमुखी दिखाई देता है। उभयमुखी का मतलब होता है जिसमें दोनों ही विचार हो। अंतर्मुखी और बहिर्मुखी अगर दोनों विचार हैं, ठीक है, ये वाले दोनों विचार हैं, तो वो कैसा होगा? वो उभयमुखी हो जाएगा। दोनों, जिसके अंदर दोनों चीजें हैं, वो उभयमुखी हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा व्यक्तित्व उसको देखने को मिलता है। अधिगम की विभिन्न विधियों का पर निबंध लिखिए। तो अधिगम की विभिन्न विधियां मैं जैसे मैंने बता दिया यहाँ पर। अधिगम क्या है आप जानते हो। अनुकरण विधि है, प्रयत्न और त्रुटि विधि है, ट्रायल एंड एरर भी बोलते हैं त्रुटि, ठीक है। और अंतर्दृष्टि विधि है, संवेगात्मक अधिगम विधि है, प्रश्नोत्तर विधि है, क्रियात्मक अधिगम है। ये सारे के सारे सहकारी अधिगम है, ये सारे के सारे विधियां हैं। ठीक है, निष्कर्ष भी आप बताना चाहे तो इसमें बता सकते हैं। अधिगम के नियमों पर प्रकाश डालिए। अधिगम के नियम बहुत सारे हैं, ठीक है, तो हमने थार्नाइड का ले लिया है। ठीक है, थार्नाइड के कुछ और अन्य मनोवैज्ञानिक के भी बता देंगे। तो इनका सिद्धांत का नियम है, ठीक है, अभ्यास का नियम है, प्रभाव का नियम है। सिद्धांत का नहीं, तत्परता का नियम है। ये जो नियम है, तत्परता का नियम, ठीक है, तैयार हो जाता है, तत्पर होता है ना। अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम। उसके अलावा अन्य जो सहायक नियम है, अन्य वैज्ञानिक ने दिए हैं, मनोवैज्ञानिक ने, अनुकरण का नियम है, अनुकूलन का नियम है, समूह अधिगम का नियम है। तो ये सारी चीज़ें आप जो है इसमें लिख सकते हैं बताने के लिए। स्वयं के नियंत्रण पर निबंध लिखना है। स्वयं का नियंत्रण क्या होता है? नियंत्रण जो होता है सेल्फ कंट्रोल, अपने ऊपर जो है अपना गुण होता है, जो हमारी इच्छाएं हैं, भावनाएं हैं, क्रोध है, वाणी है, हम गलत बोल देते हैं, व्यवहार है, इन पर हम संयम दिखाते हैं, इसको कंट्रोल करते हैं, सही निर्णय लेने में समर्थ होते हैं, तो स्वयं का कंट्रोल वो कहलाता है। ठीक है, स्वयं का नियंत्रण का महत्व क्या है? नैतिक विकास में सहायक होता है। ठीक है, उसके अलावा आप बता सकते हैं कि भावनात्मक संतुलन होता है इसमें, सफलता की कुंजी का मार्गदर्शक होता है ये, और समाज में अच्छा व्यवहार प्रदर्शित करने का मौका देता है, स्वास्थ्य और आदतों पर नियंत्रण रखने का मौका मिलता है। समय पर नियंत्रण को विकसित कैसे कर किया जा सकता है? तो नियमित अभ्यास और अनुशासन द्वारा, हाँ, ध्यान और आत्मचिंतन द्वारा, लक्ष्य निर्धारण और समय प्रबंध द्वारा, सकारात्मक सोच और प्रेरणा द्वारा, संतुलित दिनचर्या और स्वस्थ जीवन शैली द्वारा। ठीक है, निष्कर्ष भी मैंने नीचे लिखा हुआ है। स्वयं की अवधारणा पर प्रकाश डालना है। स्वयं जो सेल्फ बोलते हैं, तो व्यक्ति की अपनी पहचान, भावनाएं, सोच, अनुभव और दृष्टिकोण है, इसी को जो है हम स्वयं बोलते हैं। यह भावना ऐसी है जो व्यक्ति यह जानता है कि मैं कौन हूँ, मैं कैसा हूँ, है, और मेरा समाज में क्या स्थान है। ये स्वयं की अवधारणा है। ठीक है, स्वयं की अवधारणा के प्रमुख घटक जो है वो आत्मबोध है, आत्मसम्मान है, आत्म मूल्यांकन है, यहाँ पे सब कुछ दिया गया है, और आत्म स्वीकृति। आराम से वीडियो को पॉज करें, पढ़ें ध्यान से, तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। नोट्स के लिए मैंने बता दिया, मेरा नंबर है व्हाट्सएप वाला, उस पर आप संपर्क कर सकते हैं, और जब क्वेश्चन पेपर आपको सेंड करना होगा तो उसी व्हाट्सएप पे आप सेंड करेंगे। समय की अवधारणा को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में पूछता है एग्जाम में, तो परिवार और पालन पोषण कैसा है, विद्यालय और शिक्षक का व्यवहार कैसा है, सामाजिक वातावरण, मित्र समूह कैसा है, व्यक्तिगत अनुभव और उपलब्धियां क्या है आपकी, मीडिया और सामाजिक तुलना भी है। सीखने की परिभाषा लिखिए। तो सीखने की परिभाषा किसी के अनुसार भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, क्रो एंड क्रो के अनुसार सीखना आदतों, ज्ञान और अभिव्यक्तियों का अर्जन है। ठीक है, ज्ञान नहीं है, ये ज्ञान है। ये हिंदी प्रिंट में थोड़ी सी मिस्टेक होती है, तो आप इस बात को तो, ये ज्ञान। सीखने के कितने स्तर हैं? तो सीखने के तीन स्तर हैं, स्मृति स्तर, अवबोध स्तर और चिंतन स्तर। प्रभाव का नियम क्या है? इस नियम के अनुसार जीवन में जिस कार्य को करने पर व्यक्ति पर अच्छा प्रभाव पड़ता है या सुख या संतोष मिलता है, उसे प्रभाव का नियम कहते हैं। चिंतन की परिभाषा आप बता सकते हैं, वुडवर्थ ने दिया है, चिंतन किसी समस्या का हल खोजने की मानसिक क्रिया। तार्किक चिंतन, क्रांतिक चिंतन, इसके बारे में क्वेश्चन अलग अलग से पूछता है। कभी पूछता है तार्किक चिंतन किसे कहते हैं, कभी पूछता है क्रांतिक चिंतन कहते हैं, कभी पूछता है अभिसारी चिंतन किसे कहते हैं। और अभिसारी चिंतन की सर्वप्रथम जो है व्याख्या किसने की थी? तो गिलफोर्ड ने की थी। ये ध्यान रखना है आपको। और बहुत सारी चीज़ें जो है आपको ध्यान रखनी है, गिलफोर्ड ने की। इस तरह से आप, स्कीमा क्या है, स्कीमा के बारे में बता सकते हैं। चिंतन के साधन किसे कहते हैं? ठीक है,
चिंतन की प्रक्रिया से जुड़े तत्वों को चिंतन के साधन कहते हैं। मानसिक क्रिया किसे कहते हैं? पियाजे के अनुसार क्या है? पियाजे क्या बोल रहा है? पियाजे बोल रहा है कि मानसिक क्रिया से तात्पर्य बालक द्वारा समस्या समाधान के लिए किए जाने वाले चिंतन से है। अधिगम किसे कहते हैं? पहले से निर्मित व्यवहार में अनुभव द्वारा हुए परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। बहुत ही अच्छा सा स्टेटमेंट है, ये पूछ भी लेता है ये परिभाषा किसने दी है। प्रत्यक्षात्मक सीखना किसे कहते हैं? जब हम किसी चीज को देख करके, सुन करके, स्पर्श करके ज्ञान प्राप्त करते हैं तो उसे ही प्रत्याक्षात्मक कहते हैं। प्रत्या प्रत्याक्षात्मक सीखना कहते हैं। प्रत्यक्ष विभेदीकरण किसे कहते हैं? तो प्राणी की यह विशेषता होती है कि वह एक क्रिया और दूसरी क्रिया में अंतर है, क्या अंतर है, स्वतः ही पहचान लेता है। इसी को मनोवैज्ञानिक विभेदीकरण कहते हैं। दोनों में क्या अंतर है? स्मृति के कितने पक्ष होते हैं? दो पक्ष होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक। पुनः स्मरण किसे कहते हैं? इसके अंतर्गत सीखी हुई बात को अचेतन मन से चेतन मन में लाना जो है शामिल किया जाता है, उसे ही स्मरण कहते हैं। स्मृति किसे कहते हैं? सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता को भी स्मृति कहते हैं, भूल जाते हैं जिसको। अनुकूलन क्या होता है? परिवेश के साथ सीधे पारस्परिक क्रिया प्रतिक्रिया के दौरान योजनाएं बनाने को अनुकूलन कहते हैं। मतलब उसमें हम कैसे रहेंगे, उस परिवेश में, उस वातावरण में हम कैसे क्रिया करेंगे, कैसे उसके साथ हम जो है उस वातावरण को अपनाएंगे, उसी को अनुकूलन कहा जाता है। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत के प्रतिपादक जो है वो पावलाव है। ठीक है। के बाद ब्लूम द्वारा दिए गए शिक्षण के उद्देश्य क्या हैं? तो ब्लूम का शिक्षण उद्देश्य ज्ञान का उद्देश्य, बुद्धि का उद्देश्य, प्रयोग, विश्लेषण और मूल्यांकन। स्किनर ने किन जानवर पर प्रयोग किया था? तो उसने चूहे और कबूतरों पे किया। मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं? तो इसके तीन भाग होते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। स्मृति की तीन अवस्थाएं होती हैं, कौन कौन सी होती हैं? संवेदी, अल्पकालिक और दीर्घकालिक। सीखने की कोई दो विधियों के नाम बता सकते हैं? अवधान का विस्तार और अभिप्रेरणा द्वारा सीखना। व्यवहारवाद के कोई दो नियम बताने हैं, बारंबारता का नियम और अभिनवता का नियम। ठीक। अवधान की परिभाषा आपसे पूछे तो रॉस के अनुसार बताना चाहे तो उस तरह से बता सकते हैं, या फिर आप अपनी मर्जी से अगर परिभाषा आपने पढ़ी है तो आप बता सकते हैं। भाषा के द्वारा क्या कार्य किया जाता है? तो आप जानते हैं, दूसरों के लिए क्रियाकलाप, ध्यान का संचालन और अपनी बातों को समझाने का कार्य किया जाता है। कहानियों के माध्यम से बच्चों में कितने भाषाई कौशल का विकास किया जा सकता है? तो चार प्रकार के भाषाई कौशल का विकास किया। इसमें कौन कौन से होते हैं? एक श्रवण होता है, एक वाचन होता है, एक पठन होता है, एक लेखन होता है, ये जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। ये चार तरह के भाषाई कौशलों का विकास किया जाता है कहानियों के माध्यम है। और श्रवण भाषाई कौशल कितने प्रकार के होते हैं? तो ये भी चार प्रकार के, ध्यान रखना है। हिंदी में व्यंजनों की संख्या 41 होती है। मौखिक भाषा किसे कहते हैं? डेफिनेशन आप पढ़ लोगे। बहुभाषिता आप जानते हो क्या होती है? आधुनिक सामाजिक संज्ञात्मक सिद्धांत के निर्माता कौन है? तो वो बंडूरा है, और साथ ही साथ वाल्टर मिशेल भी हैं। वार्तालाप किसे कहते हैं? आप जानते हो, संभाषण, वार्तालाप, संवाद एक ही बात होती है। वाणी किसे कहते हैं? ये भी बता दोगे। 5 6 साल के लिए बच्चों के लिए की जो शब्दावली होती है वो कितने शब्द होते हैं? 10,000 शब्द के होते हैं। संप्रेषण की परिभाषा जो है आप बता सकते हैं। ईजी मेयर के अनुसार जिनके नाम लिखे हैं इनकी परिभाषा याद रखना कि क्वेश्चन पूछ लेगा। संप्रेषण से तात्पर्य व्यक्ति के विचारों तथा शक्ति को दूसरे व्यक्ति को परिचित कराने से है। ये परिभाषा किसने दी? इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, तो ध्यान रखना है। बच्चों में पाए जाने वाले कोई चार वाणी दोषों के नाम बताइए। तो तुलाना, हकलाना, स्पष्ट उच्चारण, भ्रष्ट उच्चारण, इस तरह के चार वाणी दोष आपको मिलते हैं। और फलाना तो ठीक है। कहानी कितने प्रकार के होते हैं? कहानी के 8 प्रकार होते हैं। घटना प्रधान, पात्र प्रधान, विचार, भाव, कल्पना प्रधान, हास्य प्रधान, काव्य प्रधान और प्रतीकात्मक प्रधान। यहाँ पर देखिए, सीखने की परिभाषा आपको बतानी है तो कई बार हमने पढ़ लिया है। वुडवर्थ के हिसाब से आप बताना चाहें तो उनका भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद शाब्दिक सीखना किसे कहते हैं? अधिगम, स्थानांतरण किसे कहते हैं? ये सारे के सारे छोटे छोटे डेफिनेशन है। स्मृति क्या है? धारणा से क्या तात्पर्य होता है? दीर्घकालिक स्मृति क्या होती है? तार्किक स्मृति अभी हमने पढ़ा था क्या होता है? विस्मृति किसे कहते हैं? अभी पढ़ा था। प्रेरणा किसे कहते हैं? पूर्व विधि और मानसिक विधि में अंतर क्या होता है? तो पूर्ण विधि आपको बतानी है। एक तो पूर्ण विधि में तो पूरी विधि, और एक आंशिक विधि में तो आधी अधूरी विधि। अब इसके बाद जो है विस्मरण में दमन का सिद्धांत आपको बताना है। तो ये फ्राइड के अनुसार दमन का सिद्धांत जो हमने बता रखा है। उसके बाद विस्मृति को दूर करने के उपाय क्या क्या हो सकते हैं? तो यहाँ पे चार जो है उपाय मैंने यहाँ पे बताए हुए हैं, आप चारों को लिख सकते हैं। और भी है बहुत सारे, आपकी बची है उनको भी लिख।
सृजनशील सीखने से क्या तात्पर्य? तो यहाँ पे हम बता सकते हैं कि सृजनशीलता से तात्पर्य मनुष्य के उस गुण, योग्यता अथवा शक्ति से जिसके द्वारा वह कुछ नया सृजन करे, जो है इनोवेट करे। स्किनर के क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत की शिक्षा में उपयोगिता क्या है? कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि स्किनर के क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत की शिक्षा में उपयोगिता बताइए, तो ये सारी उपयोगिताएं हैं। अगर सिद्धांत की विशेषताएं पूछ ले अधिगम इसकी, ठीक है, स्किनर के, तो ये आप बता सकते हैं इसकी विशेषता ये निम्नलिखित हैं, जो कि आपको पॉइंट वाइज दी गई हैं। या आपसे पूछा जाए कि क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत कमियां क्या हैं, भाई इसमें दोष क्या हैं, कमियां क्या हैं, खामियां क्या हैं, तो आप ये बता सकते हैं। अधिगम में शिक्षक की भूमिका क्या होती है, आप आसानी से लिख सकते हैं। मैंने वैसे सारे आंसर दिए हुए हैं, जहाँ बताना होगा मैं बताता चलूंगा। सीखने में रुचि उत्पन्न करने के 3 उपाय आप आसानी से बता सकते हैं, मैंने 3 यहाँ पे लिखे हुए हैं। सीखने में दंड का उपयोग अमनोवैज्ञानिक है, स्पष्ट कीजिए, बहुत ही टॉप क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है कई बार एग्जाम में। सीखने के नियमों को लिखिए, तो हमारे पास तो गौण नियम भी है और मुख्य नियम भी, अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, आत्मीकरण का नियम, मनोवर्ती का नियम, बहुप्रतिक्रिया, सारे के सारे हैं। अधिगम की प्रभावशाली विधियों का वर्णन कीजिए, या बालक किन किन प्रमुख विधियों द्वारा सीखता है, इनका संक्षिप्त वर्णन कीजिए, इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। या फिर पूछ सकता है सीखने की करके सीखना, निरीक्षण द्वारा सीखना, सामूहिक विधि द्वारा सीखना आदि विधियों पर प्रकाश डालिए। तो किसी को भी किसी तरह से पूछ सकता है, इन सभी को मैंने यहाँ पे दिया हुआ है कि करके सीखना, ठीक है, निरीक्षण करके सीखना, बहुत ही सिंपल शब्दों में लिखा, आप जैसे ही पढ़ोगे ना मज़ा आ जाएगा आपको, तो पढ़ते रहना हर पॉइंट को। परीक्षण करके सीखना के अलावा है मिश्रित विधि द्वारा सीखना और सामूहिक विधियों द्वारा भी सीखना, तो ये भी आपका इस इनमें से कोई भी पूछे तो आपको पता है। और रुचि उत्पन्न करने के 3 उपाय जो है आप बता सकते हैं, अभी अभी हमने देखा। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से भिन्न होना क्या कहलाता है, तो व्यक्तिगत भिन्नता होती है, जब एक व्यक्ति दूसरे से भिन्न होता है। संपूर्ण संसार में 2 व्यक्तियों का एक जैसा न होना किसका नियम है, तो ये प्रकृति का नियम है। रुचि भिन्नता व्यक्ति से संबंधित किस तत्व को प्रभावित करती है, तो स्वभाव एवं व्यक्तित्व को प्रभावित करती है। व्यक्तिगत भिन्नताओं के किसी एक मुख्य आधार का नाम बताइए, तो वंशानुक्रम जो है व्यक्तिगत भिन्नता है। आपका वंश कैसा है, तो आपका व्यक्तित्व दूसरे का व्यक्तित्व का, दूसरे का वंश कैसा है उसका अलग होगा, तीसरे का वंश कैसा है, तो इस तरह से भिन्न होती है। बालक की शिक्षा किस तथ्य को ध्यान में रखते हुए की जानी चाहिए, तो उसकी व्यक्तिगत भिन्नता कैसी है, व्यक्तिगत भिन्नता कैसी है उसके आधार पर। मापन के लिए किए जाने वाले व्यक्ति का प्रत्येक पहलू व्यक्तिक भिन्नता का अंश है, यह विचार किस विचारक का है, तो स्किनर का ये विचार है। इसी तरह से सब छोटे छोटे क्वेश्चन एक एक लाइन के जिनको आप पढ़ सकते हो। आगे चलते हैं, फटाफट इनको देख लीजिए, 4 5 सारे के सारे अच्छे छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जिनको आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो है आपसे पूछा जाएगा थार्डनाइट के मुख्य नियम कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव है, ये आप बता सकते हैं। बुद्धि लब्धि का सूत्र क्या होता है, तो मानसिक आयु, जो आपके मन की आयु है, आपके मस्तिष्क की आयु है, बटे में वास्तविक आपकी उम्र कितनी है, इंटू में 100 करते हैं तो वो हो जाता है। तो यहाँ पे इंग्लिश में लिखा है मेंटल एज अपॉन में है आपका CA, यानी कि वास्तविक को क्या बोलेंगे हम, तो आपका मेंटल एज हो गया, और ये आपका है याद, टर्म भूल रहा हूँ मैं, ठीक है, कैलकुलेटेड एज ऐसा कुछ होता है, मेरे माइंड में वो शब्द आ नहीं रहा। नैतिक या चारित्रिक विकास के 4 पद लिखने हैं, तो इसमें 4 पद में पहला पद तो आपका पॉइंट वाइज दिया गया है, तो आप देख सकते हैं ये पहला पद है, इस तरह से ये दूसरा पद है, उसके बाद ये आपका तीसरा। फिर इसके बाद आप और भी पद लिख सकते हैं, 4 पद की जगह हमने 5 पद दिए, तो इसका मतलब ये तो ना पढ़े, पढ़े जरूर, याद रखें। रुचि को प्रभावित करने वाले 4 कारक आपको बताने हैं, तो परिवार की दशा कैसी है, भाव का जो व्यवहार कैसा है, अवधान का केंद्र ना होना, ये सारे के सारे पॉइंट हैं जो आप देख सकते हैं। इसमें कुछ ऐसा समझाने वाला है नहीं, आप पढ़ोगे हो जाएगा। क्रेनगे का अधिगम सिद्धांत क्या है, ये आप बता सकते हैं, तो यहाँ पर मैंने पूरा लिखा हुआ है, इसमें कुछ भी बिल्कुल समझाने वाला नहीं है, तो यहाँ पर थोड़ा सा तो पढ़ेंगे तो आप बता देंगे कि श्रेणियाँ कौन कौन सी है, ये भी बताया गया। थायरनाइड के सीखने के नियमों को संक्षेप में, सीखने का तत्परता का नियम क्या है, कोई भी नियम पूछ सकता है आपसे। यहाँ पे मैंने सारे के सारे गौण नियम जो है वो भी बताए हैं, मुख्य नियम जो है वो भी बताए हैं। 3 मुख्य नियम है, 5 गौण है। मुख्य नियम ये है, जो कि 3 होते हैं।
गौण नियम 5 होते हैं, जो कि ये होते हैं। अभी इन सभी नियमों के बारे में अलग अलग विस्तार से बताया गया। तत्परता का नियम क्या कहता है, अभ्यास का नियम क्या कहता है, बहुप्रतिक्रिया का नियम क्या कहता है, संतोष या परिणाम का नियम क्या कहता है, मनोवृत्ति का नियम क्या कहता है, आंशिक क्रिया का नियम क्या कहता है, आत्मीकरण का नियम क्या कहता है, ठीक है, और साचार्य परिवर्तन का नियम क्या कहता है। टोटल मिला के 8 थे, 3 थे मुख्य और 5 थे गौण। तो टोटल मिला के 8 नियम है जिनके बारे में आपको पढ़ना है। बालक के विकास की मुख्य अवस्थाएं लिखिए। तो शिशुअवस्था में कैसा विकास होता है, बाल्यावस्था में फिर उसका विकास कैसा होता है, और किशोरावस्था में कैसा होता है, यही हमें समझाना है। किशोरावस्था संघर्ष, तनाव एवं तूफान की अवस्था है। यह कथन किसका है, स्पष्ट भी करना है। तो ये कथन जो है स्टेनली ने कहा है, ठीक है। किसका कथन है, स्टेनली हॉल का। और इसके बारे में थोड़ा सा मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब किया हुआ है, जिसको आप पढ़ के आराम से समझ सकते हैं। चिंतन का अर्थ और परिभाषा, या फिर चिंतन की अवधारणा क्या है, जिसको हमने थोड़ा सा भी देखा कि चिंतन होता क्या है। वृद्धि में विकास में अंतर क्या होता है, तो वृद्धि में ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। ये पॉइंट्स हैं, वृद्धि के 10 पॉइंट वृद्धि के लिखे हैं मैंने, और 10 ही पॉइंट जो है विकास के लिखे हैं। तो दोनों में अंतर साफ साफ देख सकते हैं आप। टेबुलर फॉर्म बनाना ध्यान नहीं रहा, नहीं तो टेबुलर फॉर्म में आमने सामने कर देता, तो ध्यान रखिएगा। इसमें भी 10 पॉइंट। बालकों के अध्ययन की विधियां लिखिए। तो यहाँ पे बहुत सारी गाथा वर्णन विधि है, ठीक है, जिसको अनेक्डोटल भी कहते हैं। प्रयोगात्मक विधि है, उपचारात्मक विधि है, विकासात्मक विश्लेषण है, तुलनात्मक है, परीक्षण है, प्रश्नावली विधि है, साक्षात्कार विधि है। मेस्लो के मानवतावादी सिद्धांत को समझाइए। बहुत ही सिंपल सा सिद्धांत है, जिसको यहाँ पे लिखा हुआ है। हर क्वेश्चन के आंसर को इतना सरल रूप से दिया है इस बार कि आपको मज़ा आ जाएगा। इस वाले आपके मैंने नोट्स में तो दिए ही है, लेकिन इस वाले वीडियो में जो मैंने आपको दिया है ये बहुत ही बेहतरीन, ठीक है। ये सारे चीज़ें आपको पढ़ना है। कोहलबर्ग के नैतिक विकास की अवस्थाओं को समझाना है। इसमें अवस्थाएं बहुत सारी हैं, जैसे अवस्था 1 है, फिर अवस्था 2 है, फिर अवस्था 3 है, अवस्था 4 है, ठीक है। इसके बाद अवस्था 5 है, अवस्था 6 है, ठीक है। ये अवस्थाओं के बाद में अवस्था 1 जो है किस लिए है, अवस्था 2 किस लिए है, अवस्था 3 किस लिए है, अवस्था 4 किस लिए है, और अवस्था 5 किस लिए है, अवस्था 6 किस लिए है, जो कारण है वो बता रखा है। उसके बाद जो है ZPD, अभी हमने जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जो है देखा था, उसकी जो वाइस्की ने दिया था, तो इस ZPD बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो इसके बारे में, इसकी अवधारणा क्या है, तो मैंने यहाँ पे बताया हुआ है। सूचना संक्रिया सिद्धांत की संरचना को स्पष्ट कीजिए। पर संवेदी अभिलेख होते हैं, ठीक है। अल्पकालिक स्मृति है, दीर्घकालिक स्मृति है, सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। स्मृति के बारे में भी आपसे पूछता है। अल्पकालिक स्मृति क्या होती है, दीर्घकालिक स्मृति क्या होती है, मूर्त अवधान क्या है। अवधान विक्षेप के 2 कारण आप बता सकते हैं, ध्यान और प्रेरणा का अभाव हो सकता है। विस्तृत एनकोडिंग का संबंध किससे होता है, ठीक है। का संबंध जो है प्राय दीर्घकालिक स्मृति से होता है। छात्रों के संज्ञानात्मक विकास और अधिगम स्तर को सर्वोत्तम बनाने के लिए शिक्षक को क्या क्या प्रयास करने चाहिए, तो ये सारे के सारे शिक्षक प्रयास कर सकता है। प्रेरणा दे सकता है, पृष्ठ पोषण फीडबैक ले सकता है, स्वतंत्रता का समावेश कर सकता है, बच्चे आराम से प्रश्न या अध्यापक से सकारात्मक दृष्टिकोण हो, या बाल केंद्रित गतिविधि हो, तो ये सारी चीज़ें इसमें अपनाया जा सकता है। बालकों के भाषा विकास की अवस्थाओं को कितने भागों में बांटा गया है, तो बोलने की तैयारी में क्रंदन है, बकलाना है, हाव भाव संकेत करना है। तो क्रंदन जो है स्टार्टिंग में बच्चा जो है रोता है, ठीक है, हैं, क्रंदन करता है, रोने लगता है। बलबलाना में जिसमें पापा बाबा तरह से करेगा, ठीक। हाव भाव जो है इशारों से भी बोलेगा, मुस्कुरा के आकलन शक्ति का विकास, सब शक्ति। 5 भाग हैं जिसकी विकास के में बांटा गया है। इसमें हमारा एक शब्द, 2 शब्द अभी मैंने ऊपर बताया था, वो शब्द इसमें आते हैं। अगर आपसे केवल शॉर्ट में पूछे तो आप इतने नाम लिख देंगे। स्किनर का सामाजिक अधिगम सिद्धांत क्या है, कई बार हमने पढ़ा रखा है, तो इसको आप देख सकते हैं, पुराने लेक्चर्स में आपको मिल जाएगा। बहुभाषी कक्षा कक्ष से क्या से है, नोट्स में ये सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं। कहानी क्या होती है, ठीक है, इसकी कई परिभाषाएं हैं, तो आप बता सकते हो, ठीक है। जैसे कि कुछ कुछ यहाँ पे देखो, मुंशी प्रेमचंद के अनुसार जो है कहानी क्या है, ठीक है। SG वेल्स के अनुसार कहानी क्या है, ये MCQ आया था। कहानी एक छोटी रचना है, ये किसकी परिभाषा है, SG वेल्स की है, हैं। नोटिस्टन और डल के अनुसार क्या है कहानी की परिभाषा, तो कहानी कथन करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो आप बता सकते हैं। कहानी कथन के समय 5 बातें बताइए। यहाँ पे देखो, कहानी कथन करते समय ध्यान रखने योग्य बातें, कहानी कथन करते समय ध्यान रखने योग्य 5 बातें। 2 बार हो गया क्वेश्चन, 2 बार हो गया, 2 घबराने वाली बात।
बालकों में सुनने की आदत को विकसित करना है। भाई वो सुनना अच्छी तरीके से सुने, तो उसको हम कौन कौन से उपाय अपना सकते हैं। तो ये तो आपके फर्स्ट ईयर में भी इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये उपाय हैं जिनको आप अपना सकते हैं आराम से, और इसके द्वारा जो है बालक सुनने की अपनी बहुत सारे पॉइंट हैं जिनकी आवश्यकता है, उतना ही आप लिखना, एग्जाम में ध्यान रखना। बहुभाषी कक्षा के होने वाले लाभ क्या क्या होते हैं। अवधारणा अलग बात है, बहुभाषी कक्षा कक्ष को पर उसके लाभ क्या हैं, ये लाभ दिए गए हैं कि ज्ञान में वृद्धि होती है, आर्थिक विकास की संभावना है, राजनीतिक विकास की संभावना है, राष्ट्रीय एकता लाभ है। खेल को परिभाषा बहुत सारे लोगों ने दी हैं। मैकडूगल के अनुसार क्या है, खेल की परिभाषा पूछ लेता आपसे। रसेल के अनुसार क्या है, रो एंड क्रो ने क्या परिभाषा दी है खेल की, हारलाक ने क्या परिभाषा दी है खेल की, वैलेंटाइन ने क्या परिभाषा दी है खेल की, ये सारे भाषाएं थोड़ा रखनी होगी। तो अनुभूति क्या होती है, अवधारणा के प्रकार क्या होते हैं, ठीक है, ये सब चीज़ आपको बतानी है। तो इस तरह का ये जो है हमने अभी वीडियो देखा, काफ़ी लेंदी भी हो गया, और हमने देखा कि किस तरह से आपको आंसर्स लिखने हैं। जो मैंने आंसर्स यहाँ पे लिखे, आप वीडियो को जब पढ़ते हैं तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम फिर से देखेंगे आपके सारे के सारे बेहतरीन क्वेश्चंस। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।